बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने नया क्लिनिक खोला। उनके अस्पताल में हर वक्त मरीजों की लाइन लगी होती। मैं भी उसी क्लिनिक में नर्स थी। जब रोज रात पाबंदी से एक मरीज मुंह पर कपड़ा बांध कर आता और मुझसे अपने हाथ की पट्टी करवाता और खामोशी से चला जाता। जब मुझे कुछ अजीब लगने लगा कि उसके जाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगती थी, इसीलिए अब की बार मैंने पट्टी करने से इनकार कर दिया और घर चली गई। घर पर कोई नहीं था, भाई अस्पताल में था। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई और कमरे का दरवाजा खोला तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि अंदर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब यह था कि मैं अपने भाई की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। उनकी पढ़ाई का आखिरी साल था, जबकि मैंने घर में जिद लगा ली थी कि मैंने अब तक साइंस की तालीम हासिल की है तो आगे भी इसी तरह अपनी तालीम जारी रखूंगी। एक रात मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी जब अब्बू मेरे कमरे में आ गए। वो मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, बेटी मेरी एक बात मानोगी? मैं बोली, अब्बू आपकी हर बात मानूंगी, आप बस हुक्म करें। अब्बू बोले, मेरी बहन के बेटे कमाल से शादी कर लो। मुझे अब्बू की बात पर यकीन करने में बड़ी देर लग गई थी। मुझे अब्बू जैसे समझदार मर्द से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। मैं बड़ी मुश्किल से बोली, अब्बू आप नींद में तो नहीं है ना? अब्बू मुस्कुराने लगे और बोले, नहीं बेटी, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे ये बात कह रहा हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने उस बाप से कैसे बात करूं जो हमारे दिल की हर बात समझ लेता था और आज खुद सवाली बनकर मेरे पास आया बैठा था। मैंने बड़ी हिम्मत की और कहने लगी, अब्बू आप जानते हैं ना कि कमाल का ज़हनी तवाजुन खराब है। अब्बू ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने टूटे हुए लहजे में कहा, और आप ये भी जानते होंगे कि मैं मेडिकल की तालीम हासिल करके भाई की तरह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब्बू ने फिर से सर हिला दिया तो मैं फट पड़ी और बोली, जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो फिर मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? अब्बू बोले, बेटी ये मेरे बंधे हाथ देखो, मुझसे सवाल जवाब मत करो, बस इस शादी के लिए हाँ कर दो। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं अब्बू, मैं आपको अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती करने नहीं दे सकती। तब अब्बू ने सर से टोपी उतारकर मेरे कदमों में रख दी थी। ये देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अब्बू ने मुझे बेबस कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा मेहरबान और शफीक बाप मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैंने अब्बू की टोपी उठाकर अपने सीने से लगा ली थी और बोली, अब्बू मैंने आपका हुक्म मान लिया, मगर मेरी ये बात आप भी याद रखें, जिस दिन मैं उस निकाहनामे पर साइन करूंगी उस दिन मैं आपके लिए मर जाऊंगी। अब्बू खड़े हुए मेरे सर पर प्यार देकर बोले, जीती रहो। अब्बू जैसे ही कमरे से बाहर निकले अम्मी मेरे पास आ गई। वो बहुत घबराई हुई थी। वो कहने लगी, क्या बात है हादिया, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तुम्हारे अब्बू रोते हुए तुम्हारे कमरे से क्यों निकले हैं? तुमने उनसे ऐसी किस चीज की फरमाइश कर दी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते? मैं बोली, अम्मी अब्बू मुझे मौत की सजा सुनाकर ये दुआ देकर गए हैं कि मैं जीती रहूं। मैंने अम्मी को सारी बात बता दी तो वो एकदम गुस्से से बोली, शफीक का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी इकलौती बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे ये सब करने की इजाजत नहीं दूंगी। फिर न जाने अम्मी और अब्बू के दरमियान क्या बात हुई। बस अम्मी सारा सारा दिन रोती रहती थी। एक दिन अब्बू मुझसे आकर कहने लगे, पॉलर चलोगी? मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा तो कहने लगे, तुम्हारी फुप्पू आज तुम्हारी बारात लेकर आना चाहती है। मैं हंसकर बोली, अब्बू पागल शौहर के लिए कोई पागल बीवी ही सस्ती संवरती होगी। अब्बू चुप करके चले गए थे। अम्मी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन से भाई को फोन करके कह दिया कि घर आ जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हारी बहन को जिंदा दरगोर करना चाहता है। भाई ने जब ये खबर सुनी तो वो बहुत परेशान हो चुके थे। वो दूसरे शहर में होते थे। वक्त पर पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फुप्पो मेरी बारात ले आई थी। अम्मी ने फुप्पो से कोई बात न की। अम्मी और अब्बू की भी बोलचाल बंद थी। हालांकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी उनको एक दूसरे से नाराज नहीं देखा था। उनकी जोड़ी मिसाली थी। खैर, रुखसती का वक्त आया तो अब्बू ने मेरे सर पर प्यार देना चाहा, पर मैं आगे बढ़ गई थी। मैं फुप्पो के साथ रुखसत होकर उनके घर आ गई। मैं चुपचाप सी बैठी थी, जबकि मेरा पागल शौहर बेइंतहा खुश लग रहा था। फुप्पो ने अपने बेटे को कमरे में भेज दिया और मेरे पास आकर बैठ गई तो मैंने उनसे भी मुंह फेर लिया था। फुप्पो हंस पड़ी थी। कहने लगी, अरे पगली, तू तो मेरी बच्ची है, तू तो मेरी जान है, तू भी मेरे साथ ये सब करेगी? इतने दिनों से मेरे दिल पर बहुत गुबार था, इसीलिए मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, फुप्पो अगर मैं आपकी जान होती तो आप मेरे साथ कभी भी इतना बड़ा धोखा ना करती। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी की माँ है, तभी तो उसके खेलने के लिए आपने एक खिलौना बनाकर मुझे इस घर की जीनत बना लिया है। फुप्पो नरमी से कहने लगी, मेरी बच्ची इतना मत सोचो। तुम जानती हो ना, कमाल की उम्र तो 25 बरस है, मगर उसका जहन अभी 12 साल के बच्चे वाला है। वो और तुम एक कमरे में एक छत के नीचे दोस्त बनकर रहोगे और कुछ नहीं।
उसे इस दवाची रिश्ते के मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं है। मैं चढ़कर बोली, तो फिर ये शादी क्यों, ये सब क्यों? अगर आपको उसके लिए ख्याल रखने के लिए लड़की चाहिए थी तो नर्स रख लेती। मेरे ख्वाब आपने जरूर चकनाचूर करने थे। पप्पो बोली, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए लाई हूं तो क्या तुम फिर भी मुझसे खफा रहोगी? मैंने नासमझी से पप्पो की तरफ देखा और बोली, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। पप्पो कहने लगी, हाँ दिया, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? उनकी किरियानी की दुकान है। आप भी तो इन बातों से वाकिफ हैं, फिर मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? पप्पो बोली, क्योंकि तुम बहुत सी बातों से अभी तक नावाकिफ हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक किरियानी की दुकान से एक ऐसा शख्स जिसने हमेशा हलाल कमाया हो, इतनी महंगाई के दौर में कितनी सेविंग कर सकता है? एक बेटे को डॉक्टर उसने न जाने कहां से कर्ज लेकर बनाया है। अब बेटी भी ये फरमाइश कर रही है तो एक ऐसे इंसान ने जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मेरे सामने हाथ फैला दिया। मैं चौंक गई। पप्पो बोली, हाँ हादिया, शफीक मुझसे कर्ज लेने आया था। उसे मालूम था कि उसकी बहन करोड़पति है, वो जरूर मेरी मदद करेगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि मैं अपने शौहर के हाथों मजबूर हूं। हादिया, तुम्हारा फुप्पा बेहद कंजूस है, ये तुम आने वाले वक्तों में देख लोगी। मैं शफीक को पैसे नहीं दे सकती थी क्योंकि अहमर मुझे इस चीज की कभी इजाजत नहीं दे सकता था। फिर मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि तुम्हें अपनी बहू बनाकर घर ले आऊंगी और यहां तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती रहना। जब तुम एक कामयाब डॉक्टर बन गई तो फिर कमाल से तलाक दिलवाकर मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह करवा दूंगी। सुबह मैं ड्राइवर से तुम्हारी किताबें भी मंगवा दूंगी। बस तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रखना। तुमने ये टेस्ट हर हाल में पास करना है ताकि तुम्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सके। इतना कहकर पप्पू मुझे मेरे कमरे में छुड़ाई थी। मैं मिली जुली कैफियत का शिकार थी। जो भी था, इन सबको मिलकर मुझे एक पागल के हवाले नहीं करना चाहिए था। मुझे कमाल से खौफ महसूस हो रहा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो कोई वीडियो गेम खेल रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हेलो फ्रेंड, मामा ने मुझे बताया है कि तुम मेरी फ्रेंड बन गई हो और अब मेरे ही कमरे में रहोगी, मगर मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, नहीं तो तुम नाराज होकर अपने घर वापस चली जाओगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो दोबारा से अपनी गेम में मगन हो गया था। मैंने कमाल को नोट किया कि वो पागल नहीं था, बस उसका दिमाग अपनी जिस्मानी उम्र से पीछे रह गया था। उस रात मैंने अब्बू और फुप्पो की तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था। फुप्पो ने मुझे किताबें भी मंगवा दी थी। मैंने शादी के अगले ही दिन पढ़ाई शुरू कर दी थी क्योंकि मेरा टेस्ट 3 दिन बाद ही था। दोपहर के करीब भाई भी हमारे घर आ चुके थे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। जब उन्होंने मुझे पढ़ाई में मशगूल देखा तो वो हैरान रह गए थे। फिर मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया था और भाई से भी यही कह दिया था कि ये सारी बातें अम्मी को भी बता देना और उन्हें मेरी तरफ से कहना कि अब्बू की तरफ से अपना दिल साफ कर लें। भाई बोले, अगर तुम्हें पढ़ाई में मेरी मदद की जरूरत है तो मैं आ जाया करूंगा। मैंने उनसे कहा कि वो मेरी जरूर मदद कर दें। अब भाई हर रोज आते थे मुझे पढ़ाने के लिए। आखिरकार मेरा टेस्ट भी हो गया था। मैंने कामयाबी हासिल कर ली थी। सब बहुत खुश थे। अब मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला यकीनी था। मेरे सर से टेस्ट की बला उतरी तो मैंने अपने अतराफ में जायजा लिया था। मुझे एक बात पता चली थी कि कमाल अपने डैड से बहुत डरता था, न जाने क्यों। पप्पो ने मुझे भी कह रखा था कि जितना हो सके मैं कम से कम उनके सामने आऊं क्योंकि वो गुस्से के बहुत बुरे हैं। एक दिन मैं और कमाल लाउंज में बैठे वीडियो गेम खेल रहे थे और साथ साथ खाना भी खा रहे थे जब पिज्जा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा था। इतनी देर में अंकल भी लाउंज में आ गए थे। उन्हें कमाल पर बेइंतहा गुस्सा आया। उन्होंने मेरी भी परवाह नहीं की और कमाल की मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो खौफ से थर-थर कांपता हुआ अपने कमरे से भाग गया था। मैं भी उसके पीछे ही गई थी, मगर तब तक उसने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। मैं बहुत परेशान थी। भागती हुई फुप्पो के पास गई। मैंने उन्हें बस इतना ही बताया था कि कमाल ने खुद को बंद कर लिया है। फुप्पो के पास स्पेयर चाबी पड़ी थी। वो बोली, कमाल अक्सर ये हरकत करता रहता है, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ने मिलकर उसके कमरे का दरवाजा खोला। अंकल तब तक जा चुके थे। फुप्पो ने कमाल को देखा। उसने खुद को बेड के पीछे छुपा रखा था। वो थर थर कांप रहा था। फुप्पो ने उसे गले से लगाया और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। अब फुप्पो भी रोने लगी थी। मैंने फुप्पो से पूछा, अंकल ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कहने लगी, क्योंकि ये जहनी तौर पर माजूर जो है उन्हें कमाल पसंद नहीं है। मैं हैरान रह गई थी लेकिन चुप ही रही थी। रात को बाहर से फुप्पो और अंकल की लड़ने की आवाज आती रही थी। मैं अपनी पढ़ाई में बेइंतहा मसरूफ थी, जबकि भाई ने अपना एक क्लिनिक भी खोल लिया था। मेरे वालिदैन के घर के हालात भी बदलने लगे थे। मैं कमाल का बेहद ख्याल रखती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा था, मेरा बेजरत सा दोस्त था। मैं भी पढ़ाई के आखिरी साल में पहुंच चुकी थी। उन्हीं दिनों अंकल की बहन का बेटा उनके घर रहने आ गया था। मेरा उससे सामना तो नहीं हुआ था,
मगर कमाल के मुंह से मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी थी। कमाल बता रहा था कि उसका एक नया दोस्त बन गया है जो कि बहुत अच्छा है। इतवार के दिन मुझे छुट्टी थी, तब मेरी मुलाकात शहरयार से हुई थी। उसकी शख्सियत अंकल के बिल्कुल बरक्स थी। वो बहुत अच्छा और हमदर्द इंसान था। उससे बात करते हुए मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ। कमाल के साथ साथ मेरी भी उससे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शहरयार एक दिन कहने लगा, हातिया, क्या तुम सारी जिंदगी कमाल के साथ गुजार दोगी? मैं मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं, ये तो मेरा दोस्त है बस। मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर फुप्पो मेरी तलाक करवा कर मेरी शादी किसी अच्छी जगह करवा देंगी। शहरयार बोला, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी अच्छी और सुलझी हुई लड़की नहीं देखी। मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। शहरयार की बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। सच तो ये था कि मुझे भी शहरयार अच्छा लगने लगा था। मैं ये सब सुनकर बेइंतहा खुश हुई थी। उसी शाम पुप्पो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, हादिया, तुमसे एक बात कहना थी। मैं बोली, जी जी पुप्पो, कहें। वो बोली, तुम शहरयार से दूर रहो। वो बिल्कुल अपने अंकल पर गया है। तुम सिर्फ कमाल की दोस्त बनकर रहो और किसी से दोस्ती गांठने की जरूरत नहीं है। पुप्पो की बात सुनकर मुझे बेइंतहा गुस्सा आया था। मैं बोली, पुप्पो, आप ये जो मुझे पढ़ा रही हैं, इसका एहसान मैं साथ साथ उतार तो रही हूँ। आपके पागल बेटे के साथ रहकर, उससे दोस्ती करके, उसका ख्याल रखकर। अब आप मुझ पर इस एहसान के बदले में पाबंदियां मत लगाएं। मैं और शहरयार एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इतना कहकर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मेरे आखिरी इम्तहानात हो रहे थे, इसीलिए मैं बेहद मसरूफ रहने लगी थी। उस दिन के बाद से मेरा और पुप्पो का भी सामना नहीं हुआ था। मैं दिन रात पढ़ाई में मसरूफ रहती थी। एक रात मैं देर तक पढ़ रही थी जब मुझे कॉफी की जरूरत महसूस होने लगी। मैं कॉफी बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मेरी नजर अंकल और एक जवान लड़की पर पड़ी। वो दोनों बड़ी बेतकल्लुफी से बैठे बातें कर रहे थे। ये मंजर देखकर तो मैं शर्मदा रह गई थी। यकीनन अंकल मेरी पुप्पो को चीट कर रहे थे। तब मेरे जहन में ख्याल आया कि जिसका अंकल ऐसा है तो खुद वो लड़का कैसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए मैंने शहरयार से बोलचाल तकरीबन खत्म ही कर दी थी। उसे भी इस बात का इल्म नहीं हुआ कि मैं उससे दूर जा रही हूँ। अगर वो मेरे साथ मुखलिस होता तो यकीनन वो मेरे लहजे की तब्दीली से ये जान लेता कि मैं किसी वजह से परेशान हूँ। शहरयार वापस चला गया था। वो मुझे कह गया था कि वो मुझसे शादी करने के लिए जरूर आएगा। मैंने अपने इम्तहानात में कामयाबी हासिल कर ली थी। सारे मराहिल तय करके मैं हाउस जॉब तक आन पहुंची थी, बहुत मुश्किल से, मगर मैंने ये हाउस जॉब भाई के क्लिनिक में करने की इजाजत हासिल कर ही ली थी। मैं उन दिनों भी फुप्पो के घर ही रह रही थी। मैं क्लिनिक पर काम कर रही थी जब फुप्पो की कॉल मुझे आई। वो बहुत परेशान थी और बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि कमाल न जाने कैसे छत से गिर गया है। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं जल्दी से एम्बुलेंस में बैठकर घर पहुंची। उसे फर्स्ट एड इमदाद मैंने ही दी थी, फिर उसे भाई की क्लिनिक ले आई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो सारी सारी रात नहीं सो पाता था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर फिर न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं सारी सारी रात सोई रहती थी। सुबह उठती तो पता चलता कि रात भर कमाल की हालत बहुत खराब रही थी। मैं बहुत परेशान थी कि मुझे न जाने क्या हो गया है। तब मैंने नोटिस किया कि जिस दिन से कमाल हमारे अस्पताल में दाखिल है, उसी दिन से एक नकाबपोश लड़का मुझसे पट्टी करवाने आता है और पट्टी करवाकर जैसे ही जाता है तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है और मुझे नींद आने लगती है। मैंने ये बात अपने भाई को बताई तो कहने लगे, मैं उस लड़के के मुतालिक छानबीन करता हूँ। आज भी जब ऊपर इसरार लड़का मुझसे पट्टी करवाने के लिए आया तो मैंने पट्टी करने से इनकार कर दिया और उठकर अपने घर चली गई। हैरत की बात यह थी कि घर में कोई नहीं था। न जाने फुप्पो कहाँ चली गई थी। मैं उनको ढूंढती हुई उनके कमरे के पास आ गई थी। तब मुझे वही नकाबपोश लड़का फुप्पो के कमरे में दाखिल होता हुआ नजर आया था। मैं बेहद घबरा गई और एक तरफ को छुप गई। जब वो लड़का कमरे में चला गया तो मैंने दरवाजे से कान लगा लिए और अंदर की बातें सुनने लगी। वो लड़का बोला, सेठ जी, आपकी बहू ने पट्टी करने से इनकार कर दिया। तब थप्पड़ की आवाज मुझे सुनाई दी थी। अंकल कहने लगे, मैंने तुमसे कह दिया है, मुझे हर सूरत में कमाल की मैयत देखनी है और ये काम तुमने ही करना है। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उनकी आवाजें रिकॉर्ड करने लगी थी। अंकल कह रहे थे, कमाल को तुमने उसकी बीवी के अस्पताल में ही खत्म करना है, समझ गए ना तुम? अगर वो वहां से जिंदा बचकर आ गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं खौफ से थर थर कांप रही थी, इसीलिए जल्दी से मंजर से गायब हो गई। मैं घर से बाहर निकल आई थी। मैंने पप्पो को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए वो एक करीबी अस्पताल में आई हुई हैं। मैं उनसे पता पूछकर वहां चली गई। मैंने पप्पो को पिक किया और भाई की क्लिनिक आ गई। मैंने भाई से कहा कि आपसे एक जरूरी बात करनी है।
इसीलिए हम उनके ऑफिस चले गए थे। उनके ऑफिस में पहुंचते ही मैंने उन्हें सारी रिकॉर्डिंग सुना दी थी। फुप्पो तो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मैं अमर से शादी करके बहुत पछता रही हूँ। दरअसल मेरी पहली शादी यूसुफ से हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान था। मेरा कमाल भी उन्हीं का बेटा है, मगर वो इंतकाल कर गए और अपनी करोड़ों की जायदाद मेरे नाम लगा गए। मैंने इस जायदाद की देखभाल के लिए दूसरी शादी अहमद से कर ली थी। तब तक मेरा कमाल भी बिल्कुल ठीक ठाक था, सही से ग्रो कर रहा था, मगर मेरी दूसरी शादी को कबूल नहीं कर पाया और जहनी तौर पर मासूर हो गया। भाई ने हमें पुलिस स्टेशन चलने का मशवरा दिया था। सबूत हमारे पास था, इसीलिए अंकल को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया गया था। कमाल के जिस्म का मुआयना करवाने के लिए उसे हम मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल में ले गए थे। तब पता चला कि उसके जिस्म में स्लो पॉइजन डाली जा रही थी। गालिबन वो लड़का पट्टी में कोई ऐसी चीज डालकर लाता था जिसकी खुशबू से मैं बेहोश हो जाती थी, और फिर वो कोई इंजेक्शन वगैरह कमाल को लगा जाता था। उसी टेस्ट में ये भी पता चला कि कमाल का जहनी तवाजुन खराब करने के लिए उसे 15 बरस से अद्वियात दी जा रही थी। तो सच ये था कि कमाल शादी के सदमे की वजह से ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि अंकल उसको अद्वियात देते जा रहे थे ताकि वो फुप्पो की जायदाद के मालिक बन सके। और शहरियार भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था। वो मुझे फांसने आया था ताकि जायदाद उनके पास चली जाए। अदालत ने अंकल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कमाल का इलाज इस मुल्क में नहीं था, इसीलिए वो और फुप्पो जहनी इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए थे, जबकि मैं यहाँ रहकर अपना कैरियर बनाना चाहती थी। फुप्पो ने मुझे कहा था कि मैं कमाल से तलाक लेकर दूसरी शादी कर लूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था। आज 5 साल बाद कमाल मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था और वो फुप्पो के साथ पाकिस्तान वापस आ रहा था। मैं उसका बेताबी से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि इन बीते सालों में मुझे कमाल से शदीद मोहब्बत हो गई है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल और परेशानी ना आए। आपसे भी दुआ की गुजारिश है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।